नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील एक बार फिर से आप सब साथियों का अभिनव क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, अपना जो सेशन चल रहे थे, हमने दो टॉपिक अभी तक कंप्लीट कर दिए हैं, एक संविधान सभा और एक प्रस्तावना। आज माफी चाहूंगा, तीन चैप्टर कंप्लीट हुए हैं अपने। संविधान सभा हो गई है, प्रस्तावना हो गई है और अनुसूचियां भी हमने कर ली है भारतीय संविधान की, द शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसकी भी चर्चा हम दो सेशन में कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो मैं सेशन रखने जा रहा हूं आपके सामने, ये अपना सेशन होने वाला है दोस्तों मौलिक अधिकारों को लेकर। किसको लेकर के? मौलिक अधिकारों को लेकर। आपको समझना, एक एक चीज के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना। मैं विशेष बात आपके सामने रख रहा हूं। ये सेशन जो मैं लेकर आया हूं, इस सेशन में मौलिक अधिकारों के बेसिक की मैं चर्चा करूंगा आपके साथ। मौलिक अधिकारों को लेकर जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो बेसिक नेचर की बातें हैं, वो मौलिक अधिकारों की मैं आपके सामने करना चाहता हूं इस सेशन में। और प्रॉपर एक एक बात मैं आपके सामने क्लैरिफाई करना चाह रहा हूं, क्योंकि अगर आप बेसिक कवर नहीं कर पाएंगे मौलिक अधिकारों का, तो उसके बाद आपको पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सबसे पहले बेसिक की चर्चा करेंगे। कौन मौलिक अधिकार का कॉन्सेप्ट कहां से लिया, कहां से लेके है, मौलिक अधिकारों की प्रकृति कैसी है, नकारात्मक है, सकारात्मक है, ऐसी चर्चा हम करेंगे। मौलिक अधिकार कहां से लिए गए संविधान में, और सबसे पहले मौलिक अधिकारों की मांग कहां की गई, इन सब बातों की चर्चा मैं आपके साथ करूंगा। उसके बाद इस सेशन के बाद जो सेशन होंगे वो प्रॉपर मौलिक अधिकारों के स्टार्ट होंगे, अनुच्छेद 12 से हम स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों, आज का सेशन आपके सामने जो कर रहा हूं अपना होने वाला है मौलिक अधिकारों को लेकर के। ध्यान दीजिएगा, मौलिक अधिकार, मैं पहले ही ये बात क्लियर कर चुका हूं कि मैं जो बात करना चाह रहा हूं वो बात करना चाह रहा हूं बॉटम से लेकर के। मैं ये मान के चल रहा हूं कि मैं बिल्कुल जीरो से कवर करूं आपकी चीजों को, और एक एक बिंदु को मैं क्रिस्टल क्लियर, न केवल क्लियर बल्कि क्रिस्टल क्लियर आपके सामने रखूं, जिससे कि आप कॉन्सेप्ट समझ पाएं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मौलिक अधिकार, पहला ही प्रश्न, मौलिक अधिकार जो हैं, ये मौलिक अधिकार सबसे पहले किस देश के द्वारा अपने संविधान में जोड़े गए? दोस्तों, मैं थोड़े से कॉन्सेप्ट की बात, थोड़े से नेचर की बात आपके सामने रखने जा रहा हूं कि मौलिक अधिकार जो हैं, ये मौलिक अधिकार सबसे पहले किस देश के संविधान द्वारा अपने संविधान में जोड़े गए। तो याद रख लेना, मौलिक अधिकार सर्वप्रथम, बहुत बढ़िया सा कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूं कि मौलिक अधिकार सर्वप्रथम, मौलिक अधिकार, क्या मैं कहूं, मौलिक अधिकारों को सर्वप्रथम अमेरिका द्वारा, दोस्तों ध्यान रखना, अमेरिका द्वारा अपने संविधान में जोड़ा गया। सर्वप्रथम अमेरिका द्वारा अपने संविधान में जोड़ा गया, द्वारा अपने संविधान में जोड़ा गया। आपसे प्रश्न पूछे कि सर्वप्रथम किस देश के संविधान में मौलिक अधिकारों को जोड़ा गया, तो आपको आंसर देना है सर्वप्रथम अमेरिका द्वारा अपने संविधान में, अमेरिका द्वारा अपने संविधान में जोड़ा गया। यह बात आपको ध्यान में रखनी है। एक बेसिक सा प्रश्न है, मैं कुछ मोटी मोटी बातें आपको बताना चाह रहा हूं मौलिक अधिकारों के संदर्भ में, जिनको एक बार आपको समझना है। पहली बात, सर्वप्रथम अमेरिका वो देश था जिसने अपने संविधान में मौलिक अधिकारोों को जोड़ा। अब मैं बात करना चाह रहा हूं दूसरी, आपसे ध्यान से सुनना, एक और कॉन्सेप्ट यहां से ध्यान रखना। अगर आपसे बात करता है कि मौलिक अधिकारों की जननी किस देश को कहा जाता है, तो दोस्तों याद रखना, मौलिक अधिकारों की जननी अमेरिका नहीं है, मौलिक अधिकारों की जननी ब्रिटेन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है दोस्तों? ब्रिटेन को कहा जाता है मौलिक अधिकारों की जननी। और ब्रिटेन को मौलिक अधिकारों की जननी क्यों कहा जाता है? तो ब्रिटेन को मौलिक अधिकारों की जननी कहने के पीछे जो रीजन है वो ये है दोस्तों, सर्वप्रथम 1215 के आसपास किसानों को ब्रिटेन के जो तत्कालीन राजा थे, उन्होंने एक कागज पर कुछ अधिकार लिख करके दिए, और वो जो कागज पर अधिकार लिख करके दिए ब्रिटेन के राजा ने वहां के किसानों को, उसे कहा जाता है मेग्ना कार्टा। क्या कहा जाता है? मेग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? मेग्ना कार्टा कहा जाता है। इसीलिए याद रखना, ब्रिटेन मौलिक अधिकारों की जननी कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? ब्रिटेन को कहा जाता है मौलिक अधिकारों की जननी, क्योंकि ब्रिटेन द्वारा सबसे पहले किसानों को 1215 के आसपास एक कागज पर कुछ अधिकार लिख करके दिए गए, जिसे मेग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई। इसीलिए मौलिक अधिकारों की जननी जो कहा जाता है साथियों, वो ब्रिटेन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? ब्रिटेन को। ध्यान दीजिएगा, नोट डाल के मैं ये बात आपके सामने रख रहा हूं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि कई दफा बना है। मौलिक अधिकारों की जननी ब्रिटेन, ध्यान दीजिए, मौलिक अधिकारों की जननी ब्रिटेन, ये लीजिए दोस्तों,
मौलिक अधिकारों की जननी ब्रिटेन। ये लीजिए दोस्तों, की जननी ब्रिटेन को कहा जाता है। आपको ये क्वेश्चन भी ध्यान में रखना है। अब मैं बात करना चाह रहा हूं आगे। बात मैंने बता दी है कि जननी ब्रिटेन को क्यों कहा जाता है, इसके पीछे का जो लॉजिक है साथियों मैंने आपके सामने रख दिया है, और मैं चाहूंगा आप इसे भी नोट डाउन कर लें अपनी कॉपी में। आप जो नोट्स साथ साथ मेरे तैयार कर रहे हैं, मेरे साथ साथ जो नोट्स आप तैयार कर रहे हैं, उन नोट्सों में आप इन बातों को भी समाहित करें, क्योंकि ओवरऑल जो आपका नॉलेज होगा वो बहुत अच्छा हो जाएगा इन सब चीजों से। इस बात को आप ध्यान में रखें दोस्तों। अब मैं बात कर रहा हूं आगे। भारत के संविधान में अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को कहां से अपनाया गया, या मौलिक अधिकारों का प्रावधान भारत के संविधान निर्माताओं द्वारा कहां से प्रेरित होकर के लिया गया, तो याद रख लेना, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का प्रावधान अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया। दोस्तों कहां के संविधान से ग्रहण किया गया? अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया। इस बात को भी ध्यान रख लेना आप। चलिए, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का प्रावधान, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मौलिक अधिकारों का प्रावधान अमेरिका से ग्रहण किया गया। कहां से दोस्तों? अमेरिका से ग्रहण किया गया। ये लीजिए, अमेरिका से ग्रहण किया गया। ये तीन बिंदु मैंने आपके सामने रखे हैं और तीनों की चर्चा मैंने आपसे की है। तीनों ही अच्छे प्रश्न हो सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से। अब मैं बात करना चाह रहा हूं आगे। जरा ध्यान दीजिए कि भारतीय संविधान में जो ये मौलिक अधिकार का प्रावधान ग्रहण किया गया है, ये मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में कहां उल्लेखित है? तो जरा ध्यान देना, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख, ध्यान दीजिएगा, संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख। तो भाई मौलिक अधिकारों का जो उल्लेख है वो कहां है? तो ध्यान दीजिएगा, सामने मौलिक अधिकारों का उल्लेख है साथियों भाग 4 में। कौन से भाग में दोस्तों? भाग 4। ये लीजिए दोस्तों, एक बात आपके सामने रख रहा हूं, भाग तो है 4 और अनुच्छेद की बात करें कि अनुच्छेद कहां से कहां तक, तो ध्यान रखना है अनुच्छेद 12 से 35 तक। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 12 से लेकर के और 35 तक मौलिक अधिकारों का है उल्लेख। और भाग बोले तो आपको उत्तर देना है भाग 4 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है, और अनुच्छेद बोले तो अनुच्छेद की अपन बात करेंगे तो वो है दोस्तों 12 से 35। कौन सा है दोस्तों? अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक मौलिक अधिकारों का उल्लेख है भारतीय संविधान में, और भाग है 4। एक खास बात मैं आपके सामने रख रहा हूं, दिखने में ऐसा लगता है कि सर ऐसा कोई प्रश्न थोड़ी बनेगा, बहुत बेसिक सी बात है, लेकिन बड़ी जबरदस्त और मजेदार बिंदु मैं आपके सामने रख रहा हूं। जो भी भाग आप भारतीय संविधान में रखेंगे, याद रखिएगा दोस्तों, भाग जो हैं वो हमेशा रोमन संख्या में लिखे जाते हैं। किस संख्या में लिखे जाएंगे दोस्तों? रोमन संख्या में लिखे जाएंगे भाग हमेशा। इस बिंदु को भी आपको ध्यान में रखना है कि भाग जो है वो रोमन संख्या में रखे जाते हैं। किस संख्या में? रोमन संख्या में उनको लिखा जाता है। ध्यान रख लेना आप, जैसे भाग 4, तो आपको ध्यान रखना है कि आप भाग 4 को ऐसे न लिख के और रोमन संख्या में रखें। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि भाग आपको रोमन संख्या में लिखने हैं। किस संख्या में दोस्तों? रोमन संख्या में लिखने हैं। ये कुछ बेसिक सी बातें थी जो मैंने आपके सामने रखी। अब मैं बात करना चाहता हूं थोड़ी सी आगे, ध्यान दीजिए, जरा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, और आगे मैं चर्चा करना चाह रहा हूं मौलिक अधिकारों के इस टॉपिक के ऊपर। पहली चीज जो आपको एक जबरदस्त क्वेश्चन क्रिएट करेगी, एक बढ़िया सा कॉन्सेप्ट मैं आपके सामने रख रहा हूं कि मौलिक अधिकारों की सर्वप्रथम मांग कब की गई। आपसे अगर यह पूछे कि भारत में मौलिक अधिकारों की सर्वप्रथम मांग कब की गई, तो याद रखना भारत में मौलिक अधिकारों की सर्वप्रथम मांग जो की गई थी वो की गई थी दोस्तों 1895 में। एक विधेयक लाया गया था जो बाल गंगाधर तिलक के निर्देशन में तैयार हुआ था, और उसका नाम था स्वराज विधेयक। क्या नाम था दोस्तों? स्वराज विधेयक। तो मौलिक अधिकारों की भारत में सर्वप्रथम मांग 1895 में बाल गंगाधर तिलक के निर्देशन में तैयार स्वराज विधेयक में की गई थी। इस बिंदु को आपको विशेष रूप से फोकस करना है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ध्यान दीजिए। मौलिक अधिकारों की सर्वप्रथम मांग, एक एक बिंदु को नोट डाउन करते जाइए आप। मौलिक अधिकारों की सर्वप्रथम मांग, ध्यान दीजिए दोस्तों,
सर्वप्रथम मांग 1895 में बाल गंगाधर तिलक के निर्देशन में तैयार, तिलक के निर्देशन में तैयार स्वराज विधेयक के माध्यम से की गई। स्वराज विधेयक, ध्यान से सुनना, स्वराज विधेयक में की गई। एक तो दोस्तों यहां से सीधा ही प्रश्न यह भी पूछ सकता है कि जो स्वराज विधेयक था वो कब तैयार हुआ, तो 1895 में तैयार किया गया। किसके निर्देशन में तैयार किया गया, तो बाल गंगाधर तिलक के निर्देशन में तैयार किया गया था दोस्तों स्वराज विधेयक। इस बिंदु को भी आपको बड़े ही पेशेंस के साथ एक एक चीज को समझना है, एक एक चीज को ध्यान से देखना है कि मौलिक अधिकारों की सर्वप्रथम मांग तो बाल गंगाधर तिलक के स्वराज विधेयक में की गई थी, जो 1895 में तैयार किया गया था। सीधा प्रश्न पूछे कि मौलिक अधिकारों की सर्वप्रथम मांग, तो आपका उत्तर आएगा बाल गंगाधर तिलक के निर्देशन में तैयार स्वराज विधेयक में की गई थी। दोस्तों इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब मैं चलना चाह रहा हूं दोस्तों आगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगर हम बात करें मौलिक अधिकारों के संदर्भ में, तो एक बहुत बढ़िया सा बिंदु ध्यान रख लेना। 1928 में, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान से सुनना। 1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में, किसकी अध्यक्षता में, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में नेहरू रिपोर्ट का गठन हुआ था। किसका गठन हुआ था, नेहरू रिपोर्ट का गठन। ध्यान देना दोस्तों, 1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में नेहरू रिपोर्ट का गठन हुआ था। नेहरू रिपोर्ट का क्या हुआ था, गठन। साथियों याद रखना, अगर आपसे प्रश्न पूछे कि जो ये नेहरू रिपोर्ट का गठन हुआ था मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में, इस नेहरू रिपोर्ट में अगर आपसे पूछे कि मौलिक अधिकारों की सर्वप्रथम मौलिक अधिकार के शीर्षक के नाम से मांग कब की गई, देखो बात को समझना, मौलिक अधिकारों की मांग सर्वप्रथम की गई थी स्वराज विधेयक में, लेकिन मौलिक अधिकारों को मौलिक अधिकारों के नाम से ही, मतलब इसी शीर्षक के नाम से संविधान में जोड़ा जाए, मतलब इसी शीर्षक के नाम से इनकी मांग, तो आपको उत्तर देना है। या सीधा पूछे मौलिक अधिकारों की पहली लिखित मांग, तो आपको उत्तर देना है 1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में जो नेहरू रिपोर्ट का गठन हुआ था, उसके माध्यम से मौलिक अधिकारों के शीर्षक के नाम से इनकी लिखित मांग की गई थी। यह बात आपको ध्यान में रखनी है। बड़ा जबरदस्त प्रश्न मैं आपके सामने रख रहा हूं कि मौलिक अधिकारों की मौलिक अधिकार के शीर्षक के नाम से लिखित मांग कब की गई, तो 1928 के नेहरू रिपोर्ट में की गई थी, जो मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में तैयार हुई थी। इस बात को भी ध्यान रखना, नेहरू रिपोर्ट का गठन हुआ, जिसके माध्यम से मौलिक अधिकार के शीर्षक से, मौलिक अधिकार के शीर्षक के रूप में, मतलब शीर्षक जो रखा जाए वो मौलिक अधिकार ही रखा जाए, मौलिक अधिकार के शीर्षक के रूप में मौलिक अधिकारों की प्रथम लिखित मांग की गई। मौलिक अधिकारों की प्रथम लिखित मांग की गई। क्या की गई दोस्तों, लिखित मांग की गई। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। ये लीजिए, लिखित मांग की गई, लिखित मांग की गई। चलिए दोस्तों, सीधा क्वेश्चन बने कि मौलिक अधिकारों की सर्वप्रथम लिखित मांग मौलिक अधिकारों के शीर्षक के नाम से, तो आपको उत्तर देना है नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से की गई थी। और ये नेहरू रिपोर्ट जो तैयार हुई थी वो तैयार हुई थी साथियों 1928 में, और 1928 में साथियों जो ये नेहरू रिपोर्ट तैयार हुई थी ये मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में तैयार हुई थी। किसकी अध्यक्षता में तैयार हुई थी दोस्तों, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में तैयार हुई थी। अब एक बड़ा जबरदस्त सा कॉन्सेप्ट मैं आपके सामने रख रहा हूं, जरा मैं इसको आगे ले रहा हूं, ध्यान देना। 1931 में
बड़ा जबरदस्त प्रश्न है, ध्यान से सुनना। कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ कराची में। कहां हुआ दोस्तों? कराची में। कराची में हुआ था 1931 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। आपको अच्छे से पता है मित्रों कि कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी 28 दिसंबर 1885 को, तब से लेकर के प्रति वर्ष साल में कांग्रेस का एक वार्षिक अधिवेशन आयोजित होता था। और एक नया कॉन्सेप्ट और बता दूं, 85 से लेकर 1929 तक यह प्रति वर्ष आयोजित हुआ था। 1885 से लेकर के 1929 तक यह प्रति वर्ष आयोजित हुआ था कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन। 1930 पहली बार ऐसा साल था जब कांग्रेस का कोई वार्षिक अधिवेशन आयोजित नहीं हुआ था। और क्यों नहीं हुआ था? तो शविन्य अवज्ञा आंदोलन के कारण नहीं हुआ था। किस आंदोलन के कारण दोस्तों? शविन्य अवज्ञा आंदोलन के कारण नहीं हुआ था। मैं आपको 3-4 बातें बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। एक तो 1930 में कांग्रेस का अधिवेशन नहीं हुआ था, एक 1935 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन आयोजित नहीं हुआ था, और एक 1941 से लेकर के 1945 तक कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन आयोजित नहीं हुआ था। सीधा ही प्रश्न पूछ लेता है कि निम्न में से किस वर्ष कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन आयोजित नहीं हुआ? तो 85 से स्थापना हुई थी, तब से लेकर के 1929 तक लगातार हुआ। 1930 में नहीं हुआ, फिर 35 में नहीं हुआ, और फिर 41 से लेकर के 45 तक नहीं हुआ। यह एक बहुत अच्छा प्रश्न आपके लिए हो सकता है फैक्ट का, इसे भी आपको तैयार रखना है। अब मैं बात करना चाहता हूं साथियों आगे, इस 1931 के नोट डाउन करते चलना है एक एक बात को। बहुत सी बातें ऐसी होंगी जो मैं पैनल पे नोट डाउन नहीं करूंगा, आपको एक्स्ट्रा कंटेंट जो मैं बताता हूं उन एक्स्ट्रा कंटेंट को भी आपको नोट डाउन करते चलना है और बिल्कुल क्लियर करते चलना है, इनको कैप्चर कर लेना है दिमाग में। चलिए आगे दोस्तों, 1931 का जो ये कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कराची में आयोजित हुआ था, इस वार्षिक अधिवेशन में जिसकी अध्यक्षता सरदार पटेल ने की थी, यह प्रस्ताव रखा गया था कांग्रेस द्वारा कि स्वतंत्र भारत के किसी भी संविधान में मौलिक अधिकारों की गारंटी होनी चाहिए। सीधा प्रश्न पूछेगा, कांग्रेस पार्टी द्वारा किस अधिवेशन में यह प्रस्ताव रखा गया कि स्वतंत्र भारत के किसी भी संविधान में मौलिक अधिकारों की गारंटी होनी चाहिए? तो आपको उत्तर देना है 1931 का अधिवेशन था, कराची में आयोजित हुआ था, और इसकी अध्यक्षता की थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। किसने की थी दोस्तों? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ध्यान रखना, बड़ा जबरदस्त बिंदु है, बड़ा जबरदस्त प्रश्न है। चलिए ध्यान दीजिएगा। उन्नीस सौ 1931 के कांग्रेस के कराची अधिवेशन में, कांग्रेस के कराची अधिवेशन में यह प्रस्ताव रखा गया, यह प्रस्ताव रखा गया कि स्वतंत्र भारत के किसी भी संविधान में, मतलब जो भी संविधान स्वतंत्र भारत का बनेगा तो कैसा ही बने, उसमें किसी भी संविधान में, स्वतंत्र भारत के किसी भी संविधान में मौलिक अधिकारों की गारंटी होनी चाहिए। यह लीजिए दोस्तों, मौलिक अधिकारों की गारंटी होनी चाहिए। यह लीजिए दोस्तों, गारंटी होनी चाहिए। यह प्रस्ताव कांग्रेस पार्टी द्वारा किस अधिवेशन में रखा गया था? तो यह रखा गया था 1931 के अधिवेशन में। और यह कहां हुआ था दोस्तों? तो यह कराची में हुआ था, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है। कहां है दोस्तों? पाकिस्तान। और लगे हाथ लिख रहा हूं, यह भी ध्यान रखना, इसकी अध्यक्षता, ये एक और प्रश्न आपके तैयार हो जाए, क्योंकि आधुनिक भारत में कई बार ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में। अध्यक्षता की थी सरदार पटेल ने, बिस्मार्क ऑफ इंडिया, सरदार पटेल। ठीक है दोस्तों, लौह पुरुष भी कह सकते हैं इन्हें, है ना, लौह पुरुष की भी कह सकते हैं, बिस्मार्क भी कह सकते हैं। इस बात का आपको पता ही होगा, ये बेसिक सी बातें हैं, 2-3 आपको पता होगा पहले से। अब मैं चल रहा हूं दोस्तों आगे। 1931 के बाद एक बड़ी जबरदस्त फैक्ट की बात याद रखनी है, जो ये मौलिक अधिकारों की मांग थी ना, इस मौलिक अधिकारों की मांग को ब्रिटिश शासन द्वारा कब स्वीकार किया गया? तो ध्यान से सुनना,
कैबिनेट मिशन जो भारत आया था, आपको अच्छे से पता है 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया था, जिसने 16 मई 1946 को अपनी योजना प्रस्तुत की थी। तो ये जो कैबिनेट मिशन भारत आया था, इस कैबिनेट मिशन में मौलिक अधिकारों की मांग को स्वीकार किया गया। ध्यान से सुन लेना, मौलिक अधिकारों की मांग को स्वीकृति पहली बार कैबिनेट मिशन के माध्यम से दी गई थी। किसके माध्यम से? 1946 में जो कैबिनेट मिशन भारत आया था, इस कैबिनेट मिशन के माध्यम से मौलिक अधिकारों की मांग को स्वीकार किया गया था, स्वीकृति दी गई थी। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है, ध्यान दीजिएगा। मौलिक अधिकारों की स्वीकृति या मौलिक अधिकारों को कैबिनेट मिशन, क्या दोस्तों? कैबिनेट मिशन के माध्यम से स्वीकार किया गया। कैबिनेट मिशन के माध्यम से स्वीकार किया गया, स्वीकार किया गया। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकारों की जो मांग थी उसे स्वीकृति किसके माध्यम से दी गई, तो इसे कैबिनेट मिशन के माध्यम से स्वीकृति दी गई। इन सब बिंदुओं को भी आपको एक एक करके रिवाइज करना है, एक एक करके देखना है। फैक्ट के बड़े जबरदस्त और बड़े अच्छे क्वेश्चन यहां से हो सकते हैं। अब दोस्तों मैं चलना चाह रहा हूं थोड़ा सा आगे, इस क्रम में आगे अपन बात करते हैं मौलिक अधिकारों में। ध्यान दीजिएगा, एक याद रखना, अगर आपसे पूछे कि मौलिक अधिकारों की प्रकृति, ध्यान देना दोस्तों, यह भी एक जबरदस्त प्रश्न है। मौलिक अधिकारों की प्रकृति कैसी है? सकारात्मक या नकारात्मक, वाद योग्य, गैर वाद योग्य? एक एक बात को सुनना। अगर आप कई दफा ऐसे प्रश्न आएंगे कि मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, और 4 कथन आपके सामने रखे हुए रहेंगे। फिर एग्जामिनर देगा सही कूट का चयन कीजिए, 1 2 सत्य है, 2 3 सत्य है, ऐसे प्रश्न बन सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक कथन आ जाएगा कि मौलिक अधिकारों की प्रकृति सकारात्मक है, एक कथन आ जाएगा मौलिक अधिकारों की प्रकृति नकारात्मक है, एक कथन आ जाएगा मौलिक अधिकार वाद योग्य है, एक कथन आ जाएगा कि मौलिक अधिकार गैर वाद योग्य है। फिर सत्य असत्य का चयन करवाएगा एग्जामिनर। तो याद रखिएगा, मौलिक अधिकारों की जो प्रकृति है वो ध्यान रखना, मौलिक अधिकारों की प्रकृति दोस्तों नकारात्मक है। अरे कैसी है? नकारात्मक है। ये प्रश्न बहुत जबरदस्त प्रश्न हो सकता है, ध्यान से सुन लेना। मौलिक अधिकारों की प्रकृति कैसी है? तो मौलिक अधिकारों की प्रकृति है दोस्तों सकारात्मक नहीं, नकारात्मक है। अरे कैसी है? नकारात्मक एवं गैर वाद एवं वाद योग्य, माफी चाहूंगा, एवं वाद योग्य। दोस्तों इन दोनों बिंदुओं को रट्टा नहीं मारना है, इनको समझना है कि अब आपने रट लिया, बच्चा रट लेता है कि मौलिक अधिकारों की प्रकृति तो नकारात्मक है और वाद योग्य है। अरे बात को समझो कि नकारात्मक है तो क्यों है, वाद योग्य है तो क्यों है, गैर वाद योग्य क्यों नहीं है। तो एक बात तो यह सुनना, पहले समझना कि नकारात्मक क्यों है। तो जब भी आपने मौलिक अधिकार पढ़े होंगे तो दोस्तों आपने देखा होगा कि मौलिक अधिकारों में बार बार रोकने की चर्चा है। मौलिक अधिकार, ध्यान से सुनना, एक नागरिक को जो मौलिक अधिकार प्राप्त होते हैं, कुछ मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो व्यक्ति को राज्य के विरुद्ध प्राप्त होते हैं, और कुछ मौलिक अधिकार व्यक्ति को दूसरे व्यक्तियों के विरुद्ध प्राप्त होते हैं। बात को समझना बड़ा गहरा कॉन्सेप्ट है। कुछ मौलिक अधिकार एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्तियों के विरुद्ध प्राप्त होते हैं, और कुछ मौलिक अधिकार जो हमें प्राप्त हैं वो राज्य के विरुद्ध प्राप्त है। किसके विरुद्ध प्राप्त है दोस्तों? राज्य के विरुद्ध प्राप्त है। मेरी बात को समझना मैं क्या कह रहा हूं। कुछ मौलिक अधिकार एक व्यक्ति को जो प्राप्त है वो राज्य के विरुद्ध प्राप्त है, और कुछ मौलिक अधिकार जो हम चर्चा करेंगे मौलिक अधिकारों की 12 से 35, वो एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्तियों के विरुद्ध प्राप्त है। तो जब कोई चीज किसी को किसी के विरुद्ध प्राप्त होती है तो उसकी प्रकृति कैसी होती है? नकारात्मक। एक तो ये कारण है। दूसरा और सुनना, जब आप मौलिक अधिकार पढ़ेंगे तो आप देखेंगे अनुच्छेद 23 में लिखा हुआ आएगा। अनुच्छेद 23 के अंतर्गत जो है आप देखेंगे अच्छे तरीके से बेगार, बाल श्रम, इसका बाल श्रम तो अनुच्छेद 24 में आएगा, माफी चाहूंगा। अनुच्छेद 24 में देखेंगे यार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से बड़े कारखानों में काम नहीं करवाया जाएगा, यह मिलेगा आपको। अनुच्छेद 23 की बात करेंगे तो आप देखेंगे बलात् श्रम की बात है, मानव के दुर्व्यापार की बात है, बेगार की बात है। 3 शब्दावली आप देखेंगे, बेगार, बाल श्रम, और आप देखेंगे मानव का दुर्व्यापार का अंत। मतलब राज्य क्या नहीं करवा सकता? राज्य आपसे बलात् श्रम नहीं करवा सकता, राज्य आपसे बेगार नहीं ले सकता, राज्य दुर्व्यापार नहीं कर सकता। और 24 में कह रहा है कि राज्य 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से बड़े कारखानों में काम नहीं करवाया जाएगा। तो आप देखिए बार बार
नेगेटिव बात आ रही है, राज्य ये नहीं कर सकता, राज्य वो नहीं करवा सकता, राज्य ऐसा नहीं कर सकता, ऐसी प्रकृति आपके सामने बार बार आ रही है, तो नेगेटिविटी बार बार नकारात्मक चीजें सामने आ रही हैं, तो याद रखना है कि मौलिक अधिकारों की प्रकृति कैसी है, नकारात्मक है दोस्तों। कैसी है? नकारात्मक। मैंने कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया है, मैंने आपके सामने कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है, मैंने आपके सामने ये बात बिल्कुल क्लियर कर दी है कि मौलिक अधिकारों की प्रकृति नकारात्मक है। तो क्यों है? दो तरीके, दो कारण मैंने आपके सामने रख दिए हैं, आप इसे समझ सकते हैं। अब बात आ रही है कि मौलिक अधिकारों की प्रकृति जो है वो वाद योग्य है या गैर वाद योग्य। तो याद रखना है दोस्तों, मौलिक अधिकारों की जो प्रकृति है वो है वाद योग्य, एक होता है गैर वाद योग्य। दोस्तों वाद योग्य का मतलब होता है जिस पर वाद विवाद किया जा सकता है, अर्थात न्यायपालिका में जिसको चुनौती दी जा सकती हो, जिस बिंदु को, जिस विषय को लेकर आप न्यायपालिका के अंतर्गत चुनौती दे सकते हैं, न्यायपालिका में जा सकते हैं, न्यायालय की शरण ले सकते हैं, वो होता है वाद योग्य। और आप जिसे लेकर के न्यायपालिका में चुनौती नहीं दे सकते वो होता है गैर वाद योग्य। जैसे आप मौलिक अधिकारों के बाद अगला टॉपिक पढ़ेंगे डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निदेशक तत्व। तो राज्य के जो नीति निदेशक तत्व होते हैं दोस्तों, उनकी जो प्रकृति होती है, उनकी प्रकृति होती है गैर वाद योग्य, क्योंकि उन्हें न्यायपालिका में चुनौती नहीं दी जा सकती। तो आप सिर्फ इतना समझ लो कि जिन्हें लेकर के आप न्यायपालिका में चुनौती दे सकते हो वो तो होंगे वाद योग्य, और जिन विषयों को लेकर आप न्यायपालिका में चुनौती नहीं दे सकते वो होंगे गैर वाद योग्य। मैंने दोनों कॉन्सेप्ट आपके सामने रख दिए हैं, बिल्कुल क्लियर कर दिए हैं, समझना है इन दोनों कॉन्सेप्ट को। अब मैं बात कर रहा हूं आगे। मैंने कहा था कि मौलिक अधिकार जो है उनका उल्लेख है भाग 3। मैं भी चाहूंगा दोस्तों, मैंने भूलवश शायद भाग 4 बता दिया है मौलिक अधिकारों का, इस बात को मैं क्षमा चाहूंगा कि शायद मैंने, एक बार मैं चेक कर रहा हूं कि भूलवश शायद मैंने मौलिक अधिकारों का भाग 4 बता दिया है, इसको चेक करना है। मौलिक अधिकारों का जो उल्लेख है वो भाग 3 में है दोस्तों। जल्दबाजी में कई बार ऐसा हो जाता है, इसका थोड़ा सा आप ध्यान रखना। जल्दबाजी में कई बार ऐसे छोटे छोटे एरर्स हो जाते हैं अपने से, कई बार ऐसी छोटी छोटी जो गड़बड़ है वो अपने से हो जाती हैं, इसको सुधार लीजिएगा। कई बार वो कहते हैं ना फ्लो ही फ्लो में, जब फ्लो चलता है ना, जब अपन बात करते हैं पढ़ते हैं, तो फ्लो ही फ्लो में कुछ एक आधा बिंदु अपने से इधर उधर हो जाता है, इसका ध्यान रखना आप, इसको सुधार लेना है, आपको ध्यान रखना है। बड़ी सुंदर बात बोल रहा हूं, इसको सुधार लीजिएगा। ये एक एरर हो गया है टेक्निकल, एक टेक्निकल तो क्या मेरे से ही हो गया है, वो टेक्निकल नाम निकल गया है। ये एक एरर मेरे से हो गया है कि मौलिक अधिकारों का जो उल्लेख है वो भाग 4 में नहीं भाग 3 में है दोस्तों। कौन से भाग में है? भाग 3 में, और इसको आप सुधार लीजिएगा, एक बार ध्यान दीजिएगा। चलिए वापस चलते हैं अपन अपने मूल टॉपिक के ऊपर, ध्यान दीजिएगा। नकारात्मक वाद योग्य जो भारतीय संविधान का भाग 3 है, ध्यान देना, भाग 3 जिसमें क्या है? मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। ध्यान से सुन लेना, इस भाग 3 को संविधान का मेग्ना कार्टा कहा जाता है। भाग 3 को संविधान का मेग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? मेग्ना कार्टा कहा जाता है। कई बार ऐसे एरर हो जाते हैं अपने से फ्लो ही फ्लो में, जो बड़े बेसिक होते हैं। बड़ी बेसिक सी बात है, बड़ी सामान्य सी बात है, सबको पता है कि भाग 3 में उल्लेख है, लेकिन देखिए कितना सामान्य सा एरर हो गया है। चलिए, मेग्ना कार्टा कहा जाता है, ध्यान देना मेरी बात के ऊपर। भाग 3 को संविधान का मेग्ना कार्टा कहा जाता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और चलिए, और क्या क्या कहा जाता है भाग 3 को, ध्यान से सुनना। क्यों कहा जाता है कारण बताऊंगा, एवं इसे संविधान का आधार स्तंभ, किसे? भाग 3 को संविधान का आधार स्तंभ एवं अधिकार पत्र भी कहा जाता है। आधार स्तंभ एवं अधिकार पत्र भी कहा जाता है, यह भी ध्यान रखना है, कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? तो बात को समझना, मैं कॉन्सेप्ट के माध्यम से आपको बता रहा हूं कि कहा जाता है तो क्यों कहा जाता है। मैं कारण आपके सामने रख रहा हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। बड़ा सिंपल सा कारण है, बड़ा आसान सा कारण है, आराम से समझ में आ जाएगा, कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। भाग 3 को कहा जाता है संविधान का मेग्ना कार्टा। पहले इसे समझिए। एक बात याद रखना दोस्तों, पहले तो मैं आपको यह बता दूं मेग्ना कार्टा होता क्या है। दोस्तों, ऐसा प्रत्येक दस्तावेज, प्रत्येक डॉक्यूमेंट, बड़ी सिंपल परिभाषा बता रहा हूं मैं आपको मेग्ना कार्टा की। अगर आपसे कोई ये कह दे मेग्ना कार्टा क्या है, तो ऐसा प्रत्येक दस्तावेज, प्रत्येक डॉक्यूमेंट जिस पर कुछ अधिकार लिखे हुए हों, वो मेग्ना कार्टा कहलाएगा दोस्तों। जैसे मान लीजिए एक कागज है,
और जिस पर कुछ अधिकारों का उल्लेख है तो उसे आप मैग्ना कार्टा की संज्ञा दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रत्येक वह दस्तावेज, वह डॉक्यूमेंट जिस पर अधिकारों का उल्लेख है, जिस पर अधिकार लिखे हुए हैं, उसे मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी जा सकती है। इसमें कोई दो राय नहीं है। बड़ा सिंपल सा प्रश्न है, बहुत आसान प्रश्न है कि मैग्ना कार्टा क्या है, तो आप एक स्वर में उत्तर दे सकते हैं। प्रत्येक वह दस्तावेज जिस पर अधिकारों का उल्लेख है मैग्ना कार्टा कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मैग्ना कार्टा। और आपको मैंने क्लास के शुरू में ही बताया था, सर्वप्रथम ब्रिटेन के राजा जॉन प्रथम थे जिन्होंने 1215 में किसानों को एक कागज पर कुछ अधिकार लिखकर दिए थे और उसे मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी थी। अरे किसकी संज्ञा दी थी? मैग्ना कार्टा की। इसीलिए भारतीय संविधान के भी भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है, क्योंकि भाग 3 में किसका उल्लेख है? मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। और जैसा कि मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूं, प्रत्येक वह दस्तावेज जिस पर अधिकारों का उल्लेख हो वह मैग्ना कार्टा कहलाएगा। अब भाग 3 में अधिकारों का ही तो उल्लेख है, मौलिक अधिकारों का, इसीलिए भाग 3 को कहा जाता है संविधान का मैग्ना कार्टा। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। अब मैं चल रहा हूं आगे। आधार स्तंभ और अधिकार पत्र क्यों कहा जाता है, तो जरा इसको भी समझ लीजिए। बड़ा आसान कॉन्सेप्ट है, बहुत आसान है। आधार स्तंभ और अधिकार पत्र, देखो, एक देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है उस देश की जनता, और जनता के लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं उनके सर्वांगीण विकास के लिए अधिकार। क्या होते हैं दोस्तों? एक देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है वहां की जनता, और जनता के लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं अधिकार। इसीलिए इसे कहा जाता है आधार स्तंभ। मतलब ये आधार है भाग 3, क्योंकि इसमें अधिकार दिए हुए हैं, इसीलिए कहा जाता है आधार स्तंभ। और अधिकार पत्र क्यों कहा जाता है, तो अधिकार पत्र कहा जाता है क्योंकि इसमें अधिकारों का उल्लेख है, तो अपने आप ही अधिकार पत्र हो गया। अरे भाई, अधिकारों का उल्लेख है ना, तो इसके अधिकार पत्र, बात सिंपल सी है। अधिकारों का उल्लेख है तो अधिकार पत्र कह दिया। आधार स्तंभ क्यों कहा? क्योंकि अधिकार किसके लिए हैं? जनता के लिए। और एक देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है वहां की जनता, और जनता के लिए महत्वपूर्ण क्या होते हैं? तो अधिकार, इसीलिए कह दिया आधार स्तंभ। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। बड़ा सिंपल बड़े आसान से कॉन्सेप्ट हैं, जिन्हें अगर आप पढ़ें तो आराम से आप इनको कवर कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। अब चलिए थोड़ा सा आगे मैं 2-3 बातें और कर लेता हूं, लगे हाथ, ध्यान से सुनना। आप पाएंगे कि मौलिक अधिकार जो हैं, इन मौलिक अधिकार, आपको एक बेसिक सी बात करता हूं। कई बार बच्चा ये सोचता है कि सर आपने परिभाषा नहीं बताई मौलिक अधिकार की। देखो मैं एक बात कर देता हूं आपको ना, एग्जाम ओरिएंट अपने को पढ़ना है, ऐसे कॉन्सेप्ट को समझना है। मौलिक अधिकारों की कोई निश्चित परिभाषा नहीं है। अरे मौलिक अधिकारों की कोई निश्चित परिभाषा नहीं है, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है अपने को। हम क्या सोचते हैं, हम पढ़ते रहते हैं, इधर उधर की चीजों में लगे रहते हैं, उल जलूल पढ़ लेते हैं, अंट शंट पढ़ना शुरू कर देते हैं। अरे भाई, सिलेक्शन अंट शंट पढ़ने से, उल जलूल पढ़ने से नहीं होगा, एक बेहतरीन और एक अच्छा कंटेंट पढ़ने से होगा। महासागर है ये कंपटीशन, सागर की भांति है किताबें, बात तो समझना। महासागर जितना सिलेबस है, देखो बहुत बढ़िया बात बोल रहा हूं, महासागर जितना सिलेबस है और सागर जितना हम कलेक्ट कर पाते हैं, तालाब जितना पढ़ पाते हैं, बात समझ में आ रही है? समझना। और पढ़ने के बाद नदी भर याद रहता है, और एग्जाम हॉल में पहुंचते हैं तो डिब्बा भर अपने दिमाग में कंटेंट कवर कर पाते हैं। और ये क्यों होता है? अंट शंट पढ़ना शुरू कर दिया है, ये भी पढ़ लूं, वो भी पढ़ लूं, 4 किताब ले आए, 6 किताब ले आए, 10 प्रकार के नोट्स इकट्ठे कर लिए। अरे भाई, 10 प्रकार के नोट्स इकट्ठे करने से, 36 किताब पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन होगा एक अच्छे बेहतरीन कंटेंट को अपने पास रखिए, और बेहतरीन कंटेंट एक ही होना चाहिए, उसकी बार बार रीडिंग लगाइए और प्रैक्टिस कीजिए, फिर देखिए सिलेक्शन कैसे नहीं निकलता है। ये सिलेक्शन का फॉर्मूला है, ये सिलेक्शन का पैटर्न है। मौलिक अधिकारों की कोई परिभाषा याद करने की आवश्यकता नहीं है अपने को। कई परिभाषाएं दे सकता हूं मैं मौलिक अधिकारों की, लीजिए एक के बाद एक। मौलिक अधिकार व्यक्ति को उसके व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए संविधान द्वारा जो अधिकार प्रदत्त किए गए हैं वो मौलिक अधिकार है, एक परिभाषा। एक और परिभाषा लो, व्यक्ति जिसकी मांग करता है, समाज जिसे स्वीकार करता है, राज्य जिसकी मान्यता देता है, एवं न्यायालय जिसकी प्रतिभूति अर्थात सुरक्षा की गारंटी देता है, वो अधिकार होते हैं। ये एक परिभाषा लो। और 2-4 परिभाषाएं आपके सामने रख दूं, क्या करना है? इट्स डजंट मैटर। मैटर नहीं करता है कि कितना कंटेंट आपने पढ़ा है, मैटर यह करता है कि जो कंटेंट आपने पढ़ा है वो अच्छा कंटेंट है या नहीं है, उस कंटेंट से आप सिलेक्शन तक पहुंचोगे या नहीं पहुंचोगे। इसीलिए उल जलूल अंट शंट पढ़ना बंद कर दीजिए, सिर्फ उन्हीं चीजों पे फोकस कीजिए, एक अच्छे कंटेंट के ऊपर ध्यान दीजिए, एक बेहतरीन कंटेंट पे ध्यान दीजिए। आपको सिलेक्टिव मैटर चाहिए, आपको सागर जितना नहीं चाहिए, आपको तालाब जितना ही पढ़ लीजिए। आप तो सागर जितना पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, तालाब जितना पढ़ोगे तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि जितना पढ़ो उतना तो याद रहे।
एक बच्चा 10-10 किताबें ले आता है, 10 प्रकार के प्रैक्टिस सेट ले आया, सोल्ड पेपर अलग से ले आया, कोर्स अलग से खरीद लेता है, ऑफलाइन कोचिंग अलग से ज्वाइन कर लेता है। ऐसे सिलेक्शन नहीं होता भाई। एक कंटेंट पे विश्वास कीजिए, एक अच्छा सोर्स ढूंढ लीजिए और वहां से पढ़ते रहिए, सिलेक्शन निकल जाएगा। ये ध्यान रखना आप जरूरी है। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं वापस। मौलिक अधिकार जो है ना, इन मौलिक अधिकारों की एक खास बात याद रखना आप, ये तो बेसिक जो मैंने आपको बताया है, यहां से भी कई प्रकार के क्वेश्चन निकलते हैं। अब आपको मैंने बता दिया कि मौलिक अधिकारों का उल्लेख है भाग 3 और अनुच्छेद बात करें तो 12 से 35। जब भारत का संविधान लागू हुआ था तो मूल संविधान के अंतर्गत 7 मौलिक अधिकार नागरिकों को प्रदान किए गए थे। दोस्तों कितने मौलिक अधिकार नागरिकों को प्रदान किए गए थे? तो 7 मौलिक अधिकार नागरिकों को प्रदान किए गए थे। एक बार मैं आपके सामने रख रहा हूं 7 के 7। पहला मौलिक अधिकार समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22। तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24। चौथा जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28। पांचवा जो है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, अनुच्छेद 29 से 30। छठा जो है संपत्ति का अधिकार, अनुच्छेद 31। और सातवां जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। ये 7 मौलिक अधिकार मैंने आपके सामने सीक्वेंस में रखे हैं। फिर जहन में क्वेश्चन आ रहा है कि सर आपने कहा था कि मौलिक अधिकारों का उल्लेख तो भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 में है, और अब आप डिवाइडेशन 14 से 32 का ही कर रहे हैं, तो 12-13 कहां गए शुरुआत के, और लास्ट के 33-34-35 कहां हैं? ये भी मैं आपके सामने रखूंगा। एटलीस्ट दोस्तों मैं क्या कह रहा हूं ध्यान से सुनना, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 तो सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। मेरी बात को सुनिए आप। अगर आपसे एग्जामिनर कभी सीधा ही प्रश्न पूछ ले कि भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन सा है, तो आप 13 दे देना उत्तर। ये अनुच्छेद 13 भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। और क्यों है? सिंपल सी बात है, अनुच्छेद 13 ही वह अनुच्छेद है जो विधियों की समीक्षा करने का पावर सुप्रीम कोर्ट को प्रदान करता है, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट किसी भी विधि की समीक्षा कर सकता है। संविधान के पूर्व की विधियां, संविधान के बाद की विधियां, आप जब 13 पढ़ेंगे 13(1), 13(2), संविधान के पूर्व की विधियां 13(1) में, संविधान के बाद की विधियां 13(2) में, इनकी समीक्षा करने का पावर सुप्रीम कोर्ट को देता है अनुच्छेद 13। इसीलिए भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद मैं 13 को कह सकता हूं। और मान लीजिए किसी दिन प्रश्न आ गया कि भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन सा है, तो आप बिल्कुल उत्तर दे देना है अनुच्छेद 13 भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। 12 भी पढ़ाऊंगा, 13 भी पढ़ाऊंगा, और लास्ट के 33, 34 और 35 की भी चर्चा करूंगा। और 13 को तो कैसे नहीं पढ़ाएंगे? न्यायिक पुनरावलोकन का आधार भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 है। कई दफा हम पढ़ लेते हैं कि अनुच्छेद 13 में न्यायिक पुनरावलोकन का उल्लेख है। यह गलत बात है, यह सरासर गलत बात है। अनुच्छेद 13 में कोई न्यायिक पुनरावलोकन का उल्लेख नहीं है। ध्यान से सुन लेना। एटलीस्ट आपको बता दूं दोस्तों, न्यायिक पुनरावलोकन जैसी कोई शब्दावली भारतीय संविधान में लिखी हुई ही नहीं है। भारतीय संविधान में उल्लेख ही नहीं है न्यायिक पुनरावलोकन का। अनुच्छेद 13 में न्यायिक पुनरावलोकन लिखा हुआ नहीं है। अनुच्छेद 13 तो दोस्तों न्यायिक पुनरावलोकन का आधार है। आधार है अनुच्छेद 13 का न्यायिक पुनरावलोकन। अनुच्छेद 13 न्यायिक पुनरावलोकन का आधार है, न कि 13 में न्यायिक पुनरावलोकन उल्लेखित है। इस बात का भी ध्यान रखना है। फिर 33, 34 और 35 को भी हम लेंगे लगे हाथ। मैं एक एक आर्टिकल की चर्चा आपके सामने खुल के करूंगा, और अगले सेशन में जो मैं चर्चा करने वाला हूं दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। ये एक सेशन में छोटा सा सेशन रख रहा हूं, इसका कारण यह है कि मैंने बेसिक की चर्चा कर ली इसमें। अब अगले सेशन से मैं प्रॉपर आर्टिकल स्टार्ट करूंगा मौलिक अधिकारों के 12, 13, फिर प्रॉपर अपन डिवाइडेशन पढ़ेंगे, समानता, स्वतंत्रता का अधिकार, सारे अधिकारों को पढ़ाऊंगा मैं एक एक करके। पहले ही कह रहा हूं, पेशेंस के साथ बैठना है। सीट की जो पेटियां हैं उनको टाइट करके बैठा करो। ऑनलाइन आप जो क्लासें देख रहे हैं, क्योंकि मौलिक अधिकारों का जो चैप्टर है दोस्तों लंबा चलने वाला है, ये कारवां लंबा रहने वाला है, ध्यान रख लेना। 1, 2, 4, 5 सेशन नहीं होंगे, हो सकता है 10, 12, 15, 20 सेशन तक चले जाएं मौलिक अधिकारों को लेकर के। कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। 10, 15, 20 अधिकार मौलिक अधिकारों के 10, 15, 20 सेशन में मौलिक अधिकारों के ऊपर ले लूं, फिर भी कमी पड़ता है। अरे मौलिक अधिकार भाई प्रत्येक व्यक्ति को जानना जरूरी है कि मौलिक अधिकारों में हमें क्या क्या प्राप्त है, और कौन से मौलिक अधिकार के अंतर्गत हमें क्या क्या छूट, क्या क्या स्वतंत्रताएं, किस प्रकार की आजादी हमें प्राप्त है। अगले सेशन से हम स्टार्ट करेंगे, एक एक मौलिक अधिकार की चर्चा डिटेल से हम करेंगे। पहले 12 लेंगे जिसमें राज्य की परिभाषा हमें आपको पढ़ाऊंगा, फिर 13 लेंगे जिसमें उन विधियों का जिक्र होगा जो मौलिक अधिकार, ऐसी विधियां जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती हैं, चाहे वो संविधान की पूर्व की है, चाहे संविधान की बाद की है। सुप्रीम कोर्ट उन्हें क्या कर सकता है? समाप्त कर सकता है। उनकी चर्चा हम करेंगे 13 में। 12, 13 के बाद अब जो बात हम करेंगे वो करेंगे पहला मौलिक अधिकार अपना समानता का अधिकार, वहां से। और इस सेशन में मैंने मौलिक अधिकारों का पूरा बेसिक
रख दिया आपके सामने। बेसिक की जो चीजें हैं मौलिक अधिकार की वो सारी मैंने आपके सामने रख दी हैं दोस्तों। आप इस सेशन को अगर देख लेंगे तो उसके बाद आप मौलिक अधिकारों का जो सेकंड सेशन होगा उसको आराम से समझ पाएंगे। और मैं फिर कह रहा हूं, एक एक सेशन करके देखना है, बीच बीच में से सेशन देखने की गलती मत करना, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। सीक्वेंस के साथ अगर आप देखोगे, आप एक एक बिंदु को देखोगे, सीक्वेंस में पढ़ने की कोशिश करोगे, 1 2 3 4 इस क्रम में आप सेशन को पढ़ेंगे, समझ में भी आपके आएगा और आपकी रुचि भी संविधान में पैदा होगी और मौलिक अधिकार आप अच्छे से समझ भी पाएंगे। ऐसा मेरा विश्वास है, मेरी आशा है। मुलाकात होगी एक ऐसे ही सेशन के साथ। नेक्स्ट सेशन जो मैं लेके आऊंगा मौलिक अधिकारों को लेकर अनुच्छेद 12 से शुरू करूंगा। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। लगे रहना, मस्त रहो, खुश रहो, लगे रहो, पढ़ते रहो। धन्यवाद दोस्तों।